हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी जो भारतीय इतिहास की ये 7वीं क्लास है, इससे पहले ऑलरेडी 6 क्लासें हो चुकी हैं जिन्हें आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्ले लिस्ट का लिंक दे देंगे जहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी निवेदन है कि आप लोग अपनी नोट्स निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। अगर आप एक बार आज मेहनत करेंगे नोट्स बनाने में तो आपको इसके बाद YouTube पर कोई भी भारतीय इतिहास की क्लास देखनी नहीं पड़ेगी। इसी से आपका बहुत सारे एग्ज़ाम कवर हो जाएंगे। अगर आपका सपना है UPSC में जाने का तो उसके लिए भी यही क्लास आपकी महत्वपूर्ण होगी। इसके बाद आपको YouTube पर कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तो आप लोग अपनी नोट्स निकाल लीजिए और मेरे साथ लिखिए। जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। क्या? भारतीय इतिहास जानने के स्रोत, जिसके अंतर्गत हम पुरातात्विक साक्ष्य पढ़ चुके हैं, पुरातात्विक साक्ष्य पढ़ चुके हैं और अब साहित्यिक साक्ष्य पढ़ रहे हैं। तो साहित्यिक साक्ष्य में हम कल वेद पढ़ चुके थे। कल की जो क्लास थी हमारी क्लास नंबर 6, उसमें हम वेदों पर चर्चा किए थे। वेद कितने होते हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद पर कल चर्चा हो चुकी है, बहुत विस्तृत। अगर आप लोगों ने कल की क्लास ना देखी हो तो जाकर उसे देखिए, फिर आकर ये क्लास देखिएगा। इससे ये होगी कि आपकी जो कंटिन्यूटी है वो नहीं बिगड़ेगी। तो चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है क्या? ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद पे पहले चर्चा करनी है, उसके आगे फिर चलना है। तो लिखिएगा, हेडिंग आप लोग डाल लिएगा, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। क्या? हेडिंग डालिएगा, ब्राह्मण, आरण्यक, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। क्या? तथा उपनिषद। आशा करते हैं कि आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। तो लिखिए, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। फिर नीचे लिखिएगा हेडिंग वाइज, संहिता के पश्चात। लिखिएगा, संहिता यानी वेदों के पश्चात। क्या? संहिता के पश्चात संहिता के पश्चात ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद का स्थान है। पश्चात ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद का स्थान है। ये क्लास आपकी बिल्कुल ऑफलाइन जैसी चल रही है, तो आप लोग अगर नोट्स बनाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखिएगा, संहिता को और क्या कहा जाता है? वही जो वेद थे उन्हीं को संहिता कहा जाता है। यानी वेदों को लिखा नहीं बल्कि लिपिबद्ध किया गया है। क्या? वेदों को लिखा नहीं लेकिन संकलित किया गया है। इसलिए संहिता के पश्चात ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद का स्थान आता है। उसके आगे लिखिएगा, इनमें उत्तर वैदिक कालीन। लिखिएगा, इनमें उत्तर वैदिक कालीन, उत्तर वैदिक कालीन सांस्कृतिक, उत्तर वैदिक कालीन समाज तथा संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है। लिखिएगा, जो ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक तथा उपनिषद हैं, इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। लिखिएगा, ब्राह्मण ग्रंथ, आगे लिखिएगा
ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या के लिए लिखिएगा। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या के लिए गद्य में लिखे गए आप लोग गद्य को हाईलाइट करिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो किस में लिखे गए, तो आप लोग आंसर देंगे जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो गद्य में लिखे गए हैं, ना कि पद्य में लिखे गए हैं। उसके आगे लिखिएगा प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग क्या, यानी प्रत्येक वेद या संहिता के लिए लिखिएगा प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग, प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं जो निम्न हैं। आगे लिखिएगा ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं जो निम्न हैं। अब कौन कौन से हैं, तो आप लोग लिखिएगा ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो 2 हैं, ऐतरेय और कौशितकी। क्या आप लोग लिखिएगा ऋग्वेद के ऐतरेय और कौशितकी, ऋग्वेद के ऐतरेय और कौशितकी, ऋग्वेद के ऐतरेय और कौशितकी। आगे लिखिएगा यजुर्वेद के लिखिएगा शतपथ और तैत्तिरीय। यजुर्वेद के शतपथ और तैत्तिरीय, यजुर्वेद के शतपथ और तैत्तिरीय। उसके आगे लिखिएगा सामवेद के पंचविश और षड्विश। सामवेद पंचविश और षड्विश, पंचविश और षड्विश, पंचविश और षड्विश। अथर्ववेद का गोपथ। क्या अथर्ववेद में लिखिए गोपथ। तो ये सभी आपको ब्राह्मण ग्रंथ 100% याद होने चाहिए। ये पेपर में बहुत ही बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जो ऋग्वेद में आपको पढ़ना है ऐतरेय और कौशितकी, यजुर्वेद में शतपथ और तैत्तिरीय, सामवेद में पंचविश षड्विश, और यहाँ कहीं कहीं पर आपको एक और देखने को मिल जाता है क्या, जैमिनी, पंचविश षड्विश और जैमिनी। अथर्ववेद में गोपथ। उसके आगे लिखिएगा। तो ये हमारा जो ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद का पार्ट था वो खत्म हुआ। इसके आगे चलते हैं। लिखिएगा वेदांग तथा सूत्र, हेडिंग डालिएगा वेदांग तथा सूत्र। अगर आपने अभी तक लिखा नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलते हैं आगे। लिखिएगा वेदांग तथा सूत्र। आप लोग अपनी नोट्स में लिखिएगा वेदांग तथा सूत्र।
लिखिएगा, वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग तथा सूत्र। आप लोग अपनी नोट्स में लिखिएगा, वेदों को भली भांति समझने के लिए, वेदों को भली भांति समझने के लिए जो वेद थे वो इतने कठिन थे, संस्कृत में लिखे गए थे कि उन्हें आम लोग पढ़ नहीं पा रहे थे। क्या? जो वेद इतने कठिन शब्दों में लिखे गए थे संस्कृत के कि आम लोग उन्हें पढ़ नहीं पा रहे थे, तो उन्हीं को आसान बनाने के लिए, वेदों को आसान बनाने के लिए वेदांगों की रचना की गई। तो लिखिएगा, वेदों को भली भांति समझने के लिए चलते हैं आगे। वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। अगर आपसे पूछा जाए कि वेदांगों की संख्या कितनी है तो आप लोग बताएंगे कि वेदांगों की संख्या 6 है। वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। वेदांगों की कुल संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो वेदांगों की कुल संख्या 6 है, जिसमें कौन कौन से हैं? लिखिएगा, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, व्याकरण। वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 हैं। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, व्याकरण। तो लिखिएगा, जो शिक्षा है इससे उच्चारण विधि सुधरती है। क्या? शिक्षा से उच्चारण विधि अच्छी होती है। क्या? शिक्षा से उच्चारण विधि अच्छी होती है। कल्प से जो है वो कर्मकांड से संबंधित, जो कल्प है वो कर्म कांड से संबंधित है, जो कल्प है वो कर्मकांड से संबंधित है। ज्योतिष जो है वो भाग्यफल से संबंधित है, जो ज्योतिष है वो भाग्य फल, जो ज्योतिष है वो भाग्यफल से संबंधित है। जो निरुक्त है वो भाषा विज्ञान से संबंधित है। जो निरुक्त है वो भाषा विज्ञान से संबंधित है, इससे भाषा विज्ञान अच्छी होती है। उसके आगे लिखिएगा, जो छंद हैं वो चतुष्पादी श्लोक हैं। क्या? चतुष्पदी श्लोक हैं। छंद है जो चतुष्पदी श्लोक हैं। और व्याकरण में लिखिएगा, शब्द व्युत्पत्ति। जो व्याकरण है वो शब्द जो है शब्द व्युत्पत्ति। व्याकरण शब्द व्युत्पत्ति से संबंधित है। आगे लिखिएगा, वेदों के उच्चारण, वेदों के शुद्ध उच्चारण। अपनी नोट्स में लिखिएगा, वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा यज्ञ आदि करने में सहायक थे। ये सभी जो 6 वेदांग थे वो वेदों का शुद्ध उच्चारण तथा यज्ञ आदि करने में सहायक थे। उसके आगे चलते हैं। लिखिएगा, इसी प्रकार वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण, अपनी नोट्स में साथ साथ आप लोग लिखते चलिएगा, इसी प्रकार वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्राणायाम यानी सूत्र
साहित्य की रचना की गई। सूत्र साहित्य की रचना की गई, यानी वेदों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य की रचना की गई। तो चलते हैं आगे। लिखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि जो सूत्र साहित्य है इनमें से मेन सूत्र साहित्य जो प्रमुख हैं वो कौन कौन है, तो लिखिएगा अपनी नोट्स में स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और सुलु सूत्र। क्या लिखिएगा? स्रोत सूत्र, स्रोत सूत्र, फिर लिखिएगा ग्रह सूत्र, आगे लिखिएगा धर्म सूत्र। जो प्रमुख सूत्र हैं वो 3 माने जाते हैं। कौन? स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। क्या? स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। तो आप लोग अपनी नोट्स में लिखिएगा कि यानी जो सूत्र साहित्य है वो प्रमुख 3 है, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। लिखिएगा, इन सभी से हमें, लिखिएगा, जो स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र है, लिखिएगा, इन सभी से हमें यज्ञीय विधि विधान, क्या? यज्ञीय विधि विधान, यज्ञीय विधि विधान, इन सभी से हमें यज्ञीय विधि विधान, कर्म कांडों तथा राजनीति, कर्म कांडों तथा राजनीति, कर्म कांडों तथा राजनीति, कर्म कांडों तथा राजनीति, विधि एवं व्यापार से संबंधित, राजनीति, राजनीति, विधि एवं व्यापार से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। जानकारी प्राप्त होती है। तो लिखिएगा, जो स्रोत सूत्र है, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र, इन सभी से यज्ञीय विधि विधान, कर्म कांडों, राजनीति, विधि एवं व्यापार से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। आशा करते हैं कि आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। उसकी आगे अब हेडिंग डालिएगा। क्या? ये वेदांग और सूत्र भी समाप्त होते हैं, आप लोग इसे लिख लीजिएगा। उसके आगे हेडिंग डालिए महाकाव्य। क्या? हेडिंग डालिए महाकाव्य। लिखिएगा मेरे साथ, महाकाव्य। हेडिंग डालिएगा महाकाव्य, उसमें लिखिएगा वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में, लिखिएगा वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में, वैदिक साहित्य के साथ, वैदिक साहित्य के बाद वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्यों का समय आता है।
यानी जो जब वैदिक साहित्य खत्म हुए तो उनके बाद महाकाव्य वैदिक साहित्य, भारतीय साहित्य में महाकाव्य का स्थान आता है। वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्य का स्थान आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रमुख महाकाव्य कौन कौन है तो आप लोग लिखिएगा रामायण और महाभारत। यानी जो दो प्रमुख महाकाव्य है वो कौन कौन है? रामायण और महाभारत दो प्रमुख महाकाव्य हैं। उसके आगे लिखिएगा जो रामायण है, लिखिएगा रामायण हमारा आदि काव्य है। जो रामायण है वो कैसा काव्य है? रामायण आदि काव्य है। रामायण हमारा आदि काव्य है। जिसकी रचना, अगर आपसे पूछा जाए कि रामायण की रचना की किसने की तो लिखिएगा जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि, जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई। जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई। उसके आगे लिखिएगा इसमें हिंदू, यानी जो रामायण है लिखिएगा इसमें हिंदुओं तथा यवनों और शकों, हिंदुओं तथा यवनों और शकों, हिंदुओं यवनों और शकों के संघर्ष का वर्णन मिलता है। शकों के संघर्ष का वर्णन मिलता है। यानी जो रामायण है इसमें हिंदुओं यवनों और जो शकों के बीच में युद्ध हुआ था उसका वर्णन मिलता है किसमें? रामायण में। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, जो रामायण है उसमें हिंदुओं यवनों और शकों के संघर्ष का वर्णन मिलता है। ये आपको ऐसा फैक्ट बताया जा रहा है जो कि बहुत सारे टीचर नहीं बताते हैं। तो आपके सामने उन्हीं साक्ष्यों को प्रस्तुत किया जा रहा है जो बिल्कुल प्रमाणित और एज इट इज ऐसे ही पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्लास को धैर्य से देखते चलिएगा और साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिएगा। तो चलते हैं आगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक ना किया हो तो पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली समस्त वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिलते रहें। तो चलते हैं आगे। आशा करते हैं कि आप लोग इतना लिख लिए होंगे। उसके आगे लिखिएगा महाभारत। अब आपको क्या पढ़ना है? अब आपको पढ़ना है महाभारत। तो लिखिएगा महाभारत की रचना। अगर आपसे पूछा जाए कि जो महाभारत है इसकी रचना किसने की तो लिखिएगा वेद व्यास। क्या? महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की, लिखिएगा इससे, यानी महाभारत से, इससे प्राचीन भारतवर्ष की
प्राचीन भारतवर्ष की, इससे प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इससे प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का वर्णन मिलता है, वर्णन मिलता है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि जो महाभारत थी इसकी रचना अगर आपसे पूछा जाए किसने की, तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। क्या? महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। और इससे जो प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक स्थिति क्या थी, लोग कैसे रहते थे, उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके आगे लिखिएगा, ऐतिहासिक दृष्टि से, अपनी नोट्स में लिखिएगा आगे, ऐतिहासिक दृष्टि से महाकाव्यों में विशेष महत्व नहीं दिया जाता। क्या? लिखिएगा, ऐतिहासिक दृष्टि से महाकाव्यों को विशेष स्थान नहीं दिया जाता है, क्योंकि इनमें वर्णित कथाएं इनमें वर्णित कथाओं में कल्पना का समावेश अधिक है। यानी इनमें कल्पना का समावेश अधिक है, यानी कि क्या होने वाला है उसकी कल्पना की गई है, जो प्रत्यक्ष में था उसे बहुत ही कम दिखाया गया है। उसके आगे लिखिएगा, ये आपका महाकाव्य का पार्ट खत्म होता है। इसके आगे आप लोग लिखिएगा अपनी किताब नोटबुक में। आशा करते हैं कि आप लोग के समझ में क्लास आ रही होगी। अगर क्लास आपके समझ में आ रही है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर करें और चैनल को आगे बढ़ाएं और सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सकें। अगर वीडियो संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। आपके सारे कमेंट पढ़े जाते हैं और अगली क्लास में सुधार किया जाएगा। तो आप लोग लिखिएगा आगे पुराण, हेडिंग डालिए, क्या? पुराण, हेडिंग डालिए पुराण। लिखिएगा, पुराणों में प्राचीन भारतीय इतिहास का अच्छा क्रमबद्ध विवरण का, लिखिएगा, पुराणों में प्राचीन भारतीय इतिहास का, प्राचीन भारतीय इतिहास का अच्छा वर्णन मिलता है। प्राचीन भारतीय इतिहास का अच्छा वर्णन मिलता है, यानी जो पुराण है, पुराणों में जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसका अच्छा वर्णन मिलता है। अगर अब आपके दिमाग में आया होगा कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो अगर आपसे पुराणों की संख्या पूछी जाए, पुराणों की कुल संख्या 18 है। क्या? अगर आपसे पुराणों की संख्या पूछी जाती है तो आप लोग बताएंगे कि पुराणों की कुल संख्या 18 है। उसके आगे लिखिएगा अपनी नोट्स में, पुराणों के रचयिता। अगर आपसे
पुराणों के रचयिता पूछा जाए तो आप लोग लिखिएगा पुराणों के रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रावा को माना जाता है। अगर आपसे पुराणों के रचयिता पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे कि रचयिता या संकलनकर्ता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रावा को माना जाता है। उसके आगे लिखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि पुराणों में सबसे प्रामाणिक पुराण कौन सा है तो आप लोग क्या आंसर देंगे? लिखिएगा पुराणों में मत्स्य पुराण क्या पुराणों में मत्स्य पुराण पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक है। क्या? सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक। सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक अगर आपसे पुराण पूछा जाए तो आप लोग आंसर देंगे क्या? मत्स्य पुराण। उसके आगे लिखिएगा पुराण प्राचीन काल से लेकर पुराण प्राचीन काल से पुराण प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक की ऐतिहासिक घटना का वर्णन करता है। जो पुराण है उसमें प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक के सभी ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया गया है। उसके आगे लिखिएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लिखिएगा 6ठी BC के पहले के प्राचीन भारतीय इतिहास 6ठी BC के पहले का प्राचीन भारतीय इतिहास प्राचीन भारतीय इतिहास पुनर्निर्माण के लिए तो क्या प्राचीन भारतीय इतिहास पुनर्निर्माण के लिए तो प्राचीन भारतीय इतिहास पुनर्निर्माण के लिए तो पुराण ही एकमात्र स्रोत हैं के लिए ही पुराण ही एकमात्र स्रोत हैं। पुराण ही एकमात्र स्रोत हैं। क्या कहा जा रहा है कि जो 6ठी शताब्दी से पहले का प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके पुनर्निर्माण के लिए यानी उसकी
उत्पत्ति के लिए ही तो पुराण ही एकमात्र स्रोत है और कोई भी स्रोत इसका सही विवरण नहीं देता। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग मेरे साथ लिख रहे होंगे और एक बेहतरीन नोट्स बनाइए कि आपको इसके बाद यूट्यूब पर कहीं भटकना ना पड़े। इसीलिए हम इतनी कंसाइज वे में इतिहास की क्लास आपको एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन इतिहास का नहीं जाएगा। तो आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा और अगर आज की क्लास से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जहां पर हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं और अगली क्लास से वो चीज़ को सही कर ली जाएगी। तो अब जो हम कल यहाँ से पढ़ेंगे, अब हमको जो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जितने भी ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते थे वो हमने पढ़ लिया है। अब कल से जो हमारी क्लास होगी वो ब्राह्मणेतर साहित्य पर होगी, जिसमें हम आपको बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी करिए और अपने सगे संबंधी और साथी और घर वालों से भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।